मैं शैलेंद्र चौधरी, साइंस टीचर, श्री दानपुर इंटर कॉलेज, आवलखेड़ा, आगरा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, इस समय हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। इसको देखते हुए हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर ममता शर्मा जी ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण कार्य प्रदान करने के लिए कदम उठाया है। इस कड़ी में मैं आपको हाई स्कूल विज्ञान विषय के भौतिक विज्ञान भाग के अध्याय प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ाऊंगा। अगर किसी छात्र को इस अध्याय से संबंधित कोई भी प्रश्न या समस्या पूछनी हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी समस्या पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको हाई स्कूल के विज्ञान विषय के भौतिक विज्ञान भाग के अध्याय प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में पढ़ाएंगे। इस अध्याय में आप प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, दर्पण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं आदि विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ध्यान रखना, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। जैसे अगर हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब वस्तु पर सूर्य से प्रकाश आता है, आने के पश्चात उस वस्तु से टकरा करके हमारी आंख पर पहुंचता है, तभी हम वो वस्तु हमको दिखाई देती है। जैसे दूसरा उदाहरण में समझ लीजिए, जैसे कोई अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे में हमें कोई वस्तु देखनी है तो हम सबसे पहले टॉर्च के द्वारा उस पर प्रकाश डालेंगे, अर्थात टॉर्च से चलने वाला प्रकाश वस्तु पर पहुंचेगा और वस्तु से प्रकाश टकरा करके लौट करके हमारे आँख पर आएगा, तभी हमें वस्तु दिखाई देगी। किस समझ में आ गया? तो वस्तु हमें तभी दिखाई दे सकती है जब किसी वस्तु से प्रकाश टकरा करके हमारी आँख पर पहुँचे। ये ध्यान रखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। अगर प्रकाश के किरण के मध्य में यानी बीच में कोई तीक्ष्ण किनारे का अवरोध आ जाए तो प्रकाश आंशिक रूप से तीक्ष्ण किनारे पर पड़ने के पश्चात आंशिक रूप से मामूली रूप से मुड़ जाता है। यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। दोबारा समझ लीजिए, प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारे पर पड़ता है तो आंशिक रूप से मुड़ जाता है, यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। आगे हम देखते हैं, ये जो नीचे मैं बता रहा हूँ ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रकाश की वायु में चाल कितनी होती है? ध्यान रखना है, प्रकाश की वायु में चाल या निर्वात में चाल पूछता है तो इसका उत्तर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अन्य माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है वो भिन्न भिन्न होती है और ये किस पर डिपेंड करती है? उन माध्यमों के अपवर्तनांक पर। अगर कोई पारदर्शी पदार्थ है, अगर उसमें प्रकाश चलता है तो प्रकाश की चाल उस पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। हम अपवर्तनांक के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब
जैसे समझ लिए जल में जो चाल होती है प्रकाश की चाल, वो 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ बोलते हैं जिसे, वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक होती है। 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक। सूर्य, अक्सर पूछा जाता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में आता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लिया जाता है। ध्यान रखना, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 500 सेकंड अर्थात 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे आता है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी पॉलिश युक्त चिकने तल पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब है लौट जाना, प्रकाश का लौट जाना। प्रकाश पर का परावर्तन है प्रकाश का लौट जाना। लौटेगा कब? जब किसी वस्तु से टकराएगा। और वस्तु भी कैसी होनी चाहिए? चिकनी, चिकनी पॉलिश युक्त होनी चाहिए। तो अधिकांश जो है या पूरा प्रकाश जो अधिकांश भाग प्रकाश का वो वापस लौट जाता है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये परावर्तक तल है। परावर्तक तल जिससे प्रकाश टकरा करके लौट जाता है उसे बोलते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल पर P से N की तरफ एक प्रकाश की किरण आ रही है। PN प्रकाश किरण आ रही है और जो परावर्तक तल पर वो किस बिंदु पर आ रही है? N बिंदु पर आ रही है। तो N को बोलते हैं आपतन बिंदु। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसे बोलते हैं हम आपतन बिंदु। यानी PN प्रकाश किरण आ रही है तो इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। इस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और टकराती है, टकराने के बाद क्या होगी? ये लौट जाएगी, परावर्तित होगी। तो परावर्तित किरण है NQ, जो टकरा कर लौटते हैं इसे बोलते हैं हम परावर्तित किरण। परावर्तित कौन सी है? NQ। आपतन बिंदु पर एक अभिलंब होता है, लंब होता है। परावर्तक तल पर एक लंब होता है जिसे बोलते हैं अभिलंब। चित्र में से MN से दिखाया गया है। आपतित किरण अभिलंब के साथ, अभिलंब मतलब MN के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। देख सकते हैं आप। परावर्तित किरण NQ जो अभिलंब MN के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। जैसा चित्र में आप देख पा रहे हैं, परावर्तन कोण क्या है हमारा? स्मॉल r और आपतन कोण स्मॉल आई। ध्यान रखना है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही अभिलंब के साथ बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी में अब आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ध्यान रखना, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब MN तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी PN, QN और MN तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी PN आपतित किरण, NQ परावर्तित किरण, अभिलंब MN अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण को हम दिखाएं तो एंगल PNM और परावर्तित कोण MNQ दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। यानी I आपतन कोण I बराबर होता है परावर्तन कोण मतलब R, I बराबर R। अब इसके बाद आता है दर्पण। दर्पण एक ऐसी व्यवस्था है जिससे प्रकाश टकराकर लौटता है।
जिससे प्रकाश टकरा करके लौट जाए उसे हम क्या बोल सकते हैं, दर्पण कह सकते हैं। तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अगर बच्चों से अक्सर पूछा जाता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे भी दो ही प्रकार के बताए जाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाएगा कौन कौन से होते हैं, तो बोलते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। लेकिन मैं बताऊं तुमको, दर्पण दो ही प्रकार के होते हैं। नंबर एक गोलीय दर्पण, दूसरा समतल दर्पण। समतल दर्पण हमारे घरों में जो ड्रेसिंग टेबल होती है उसमें जो दर्पण लगा होता है वो समतल दर्पण होता है, अर्थात चेहरा देखने के लिए दर्पण प्रयोग किया जाता है वो समतल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण अलग है। गोलीय दर्पण ही दो प्रकार के होते हैं। सम नंबर एक उत्तल दर्पण, नंबर दो अवतल दर्पण। ध्यान रखना। तो अक्सर क्या है बच्चे, गोलीय दर्पण के भाग को दर्पण में पूछा जाता है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे गोलीय दर्पण के भाग को बताते हैं कि नंबर एक उत्तल दर्पण, नंबर दो अवतल दर्पण। ध्यान रखना ये गोलीय दर्पण के भाग हैं। तो नंबर एक गोलीय दर्पण हम पढ़ें। तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। जैसे हम इस चित्र में देख पाएँ, तो इस चित्र में हम देखेंगे कि ये जो गोला बना है, ये गोला दिखाई दे रहा है आपको, खोखला गोला पारदर्शी कांच का होता है। ये खोखले गोले में इतने भाग को अगर हम काट दें, दाईं ओर के भाग को अगर हम काट दें, तो बाईं ओर का भाग बचेगा। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इस चित्र में तो इसमें दो सतह हो जाएंगी, एक बाहरी सतह, एक आंतरिक सतह। देख पा रहे हैं, जो उभरी हुई है उसे हम बाहरी सतह कहते हैं, जो दबी हुई सतह है उसे हम आंतरिक सतह कहते हैं। अगर हम बाहरी सतह पर पॉलिश कर दें, बाहरी सतह पर पॉलिश किसकी करनी है हमको? पारे एवं रेड ऑक्साइड की। पारे एवं रेड ऑक्साइड की कली कर देंगे, देखेंगे हम बाहरी सतह पर, तो अंदर वाली सतह परावर्तक तल होगा। परावर्तक तल का मतलब है प्रकाश इससे टकरा करके वापस लौटेगा। इसे बोलेंगे हम अवतल दर्पण। ध्यान रखना, अवतल दर्पण की परिभाषा में क्या है कि कलई जो होती है वो बाहरी सतह पर होती है, आंतरिक सतह कैसी होती है? परावर्तक तल, चमकदार, इसी से प्रकाश परावर्तित होता है। अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में इसका उल्टा होता है। उल्टा का मतलब इसमें आंतरिक तल पर, आंतरिक जो सतह होती है, अंदर वाली सतह होती है, उस पर पारे एवं रेड ऑक्साइड की कलई होती है। बाहरी तल परावर्तक तल होता है। देखते हैं हम इनकी परिभाषाएं। जब गोलीय दर्पण के आंतरिक तल पर पारे एवं रेड ऑक्साइड की कलई कर दी जाती है और बाहरी तल परावर्तक तल होता है, तो ऐसे गोलीय दर्पण को उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। अवतल गोलीय दर्पण की क्या परिभाषा है? जब गोलीय दर्पण के बाहरी तल पर पारे एवं रेड ऑक्साइड की कलई और आंतरिक तल कैसा होता है? परावर्तक तल होता है, तो ऐसे गोलीय दर्पण को अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं। अब इसमें आगे आता है, इससे अगर कोई समस्या हो तो दोबारा रिपीट कर लेना, और अगर फिर भी समस्या रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हो। अब इसके आगे आता है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, नंबर एक पहली आती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? दर्पण के बीचों बीच से होकर के, बिल्कुल मध्य से होकर के निकलने वाली काल्पनिक रेखा। देखिए ये काल्पनिक रेखा तुमको दिखाई दे रही होगी, ये काल्पनिक रेखा। देखिए ये काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण काल्पनिक होती है ये। मुख्य अक्ष जो है दर्पण के मध्य से निकलने वाली काल्पनिक रेखा होती है, और दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो इसी पर उल्टे या सीधे बनते हैं। सीधा बनेगा तो ऊपर की तरफ, उल्टा बनेगा तो नीचे की तरफ बनेगा। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब इसके बाद आता है ध्रुव। मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर काटता है, या ये कह दें कि मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु से होकर के निकलता है
उसे ध्रुव कहते हैं। ध्रुव इंग्लिश में इससे बोलते हैं पोल, POLE पोल। इसे हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। देख पा रहे हैं जो जैसे चित्र में, देखिए यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं, ये पोल है, ये अवतल दर्पण का पोल है, ये इधर उत्तल दर्पण का पोल है। ये मुख्य अक्ष और दर्पण के जहाँ पे काट रहा है, मुख्य दर्पण को जहाँ पे काटता है वो क्या कहलाता है? ध्रुव। अब आती है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, केंद्र आप जानते ही हैं, सेंटर। तो अगर जो दर्पण जब हम बनाया था तो दर्पण खोखले गोले को काट करके बनाया था, तो खोखले गोले का जो केंद्र होगा वही दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। समझ लिए पर गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, उसे गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। देख लेंगे, देखिए चित्र में, इधर बाईं तरफ उत्तल दर्पण है, दाईं तरफ अवतल दर्पण है। ध्यान रखना, जब भी हम डेरिवेशन करेंगे, आंकिक प्रश्न करेंगे, तो पॉलिश वाला भाग हमेशा दाईं तरफ होना चाहिए और परावर्तक तल बाईं तरफ होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर इस गोले को हम पूरा करें तो ये डॉट 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 के रूप में मैंने दिखाया है, ये गोला इस तरह से पूरा और इसका केंद्र यहाँ पे होगा C। तो ये गोले का केंद्र हो गया, ये गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। इधर अगर हम अवतल दर्पण के लिए बात करें तो देख पा रहे, इस तरह से अगर इसको हम पूरा करेंगे, डॉट 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 करके मैंने दिखाया भी है, इसका ये केंद्र होगा C, ये दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा अवतल दर्पण। ध्यान रखना कि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र जो होता है वो पॉलिश वाले भाग की तरफ होता है, यानी दर्पण के दाईं तरफ होता है, और अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के बाईं तरफ परावर्तक तल की ओर होता है। अभिलंब, अब बात करें हम, और सॉरी इसमें रह गया है वक्रता त्रिज्या। जो गोला है उसकी त्रिज्या को ही हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उसे ही हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। या दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसा चित्र में देख पा रहे हैं, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अभिलंब। अब दर्पण पर अगर कोई भी बिंदु हो और उस बिंदु को वक्रता केंद्र से मिला दें, दर्पण पे कोई भी बिंदु हो, जैसे मैंने दिखाया है M N, इसको हम वक्रता केंद्र C से मिला दें तो मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब तो अभिलंब यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभिलंब का नाम है CM CN, दोनों ही क्या है? अभिलंब है। और अगर विभिन्न बिंदु मान सकते हैं, अगर उनको भी अगर मिला देंगे तो वो भी क्या कहलाएंगे? अभिलंब। इधर अवतल दर्पण के लिए भी मैंने दिखाए हैं, अवतल दर्पण के लिए अभिलंब CM CN नाम भी पड़े हुए हैं। अब इसके बाद आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस की परिभाषा समझ लेना, ये अक्सर पूछ ली जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई वास्तव में मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ध्यान रखना, अवतल दर्पण में वास्तव में मिलती हैं और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत के हम अभी बताएंगे, मिलती हुई प्रतीत का क्या मतलब है। देखते हैं यहाँ पे, ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें आ रही हैं और परावर्तन के पश्चात
ये कहाँ होकर निकल रही हैं? एफ से होकर के, सी और पी के मध्य में एफ से होकर के निकलती हैं। इस एफ को ही कहते हैं मुख्य फोकस। देख पा रहे हैं आप, इधर से ये आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर और यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद एफ से होकर के निकल गई। ये देखिए इधर नीचे वाली किरण यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद ये एफ से होकर के निकल गई। ये भी देखो दूसरी किरण है, यहाँ पे ये टकरा के जा रही है और कहाँ होकर निकल के जा रही है? एफ पे होकर। सभी किरणें हमेशा एफ से होकर के निकल के जाती हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो देख पा रहे हैं टकराई और टकराने के बाद ये उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं, उसी तरफ वापस लौट जाती। अगर लौटने वाली यानी परावर्तित होने वाली किरण, देखो ये परावर्तित होकर किरण है, इधर ये नीचे भी परावर्तित होने वाली किरण है। इस परावर्तित किरण को अगर हम पीछे बढ़ाएं इस तरह से, तो ये मुख्य अक्ष पर काटेंगी। तो कहाँ काटेंगी? ये कैपिटल एफ पर, पी और सी के बीच में कैपिटल एफ पर काटती हैं। इसको ही बोलते हैं हम मुख्य फोकस। तो ये वास्तव में अगर यहाँ पे कोई वस्तु देखता है, कोई वस्तु देखेगा तो ये दिखाई देगा कि आने वाली किरणें एफ से हैं, लेकिन वास्तव में वो किरणें एफ से ना आकर के मुख्य अक्ष के समांतर आते हैं। तो उसको जो प्रतीत होता है वो क्या प्रतीत होता है कि एफ से आ रही हैं, लेकिन एफ से नहीं आती। या इसी तो बोला गया है कि या तो मुख्य अक्ष पर मिलती हैं या मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब आती है फोकस दूरी। तो मुख्य अक्ष से लेकर के ध्रुव तक की दूरी, पी तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। चित्र में दिखाया गया, देखिए एफ से लेकर पी तक की दूरी, एफ से लेकर के पी तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। आंकिक प्रश्नों के लिए ध्यान रखना है, जब भी हम आंकिक प्रश्न करें तो जो है परावर्तक तल बाईं तरफ होना चाहिए, पोलिस युक्त तल दाईं तरफ होना चाहिए, ठीक है। और अब उसके लिए वक्रता त्रिज्या की बात करें, अब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की बात करें तो उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ही धनात्मक पॉजिटिव होती हैं, और अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ही ऋणात्मक मतलब नेगेटिव होती है। अगर इस अध्याय से संबंधित किसी को कोई समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, और बाकी जो इस अध्याय से शेष रह गया है वो हम अगले भाग में डालेंगे। जब तक इसी का अध्ययन करें। क्या किया गई है? 22 की